हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर एट योर होम। फ्रेंड्स, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो हैं एक्सट्रैक्ट्स। और ये जितने भी एक्सट्रैक्ट्स आज हम कवर करेंगे ये सारे प्रोज से हैं। प्रोज का मतलब है आपकी जो मेन टेक्स्ट बुक है हिज फर्स्ट राइट, उसमें से है। अगर आप लोगों ने ब्लू प्रिंट देखा होगा अपने इंग्लिश का, तो आपने देखा होगा कि एक सेक्शन ये वाला आता है जिसके अंदर आपको प्रोज से और पोएट्री सेक्शन से जो लाइंस, पैराग्राफ की लाइंस या पोएट्री की लाइंस दे दी जाती है और उसके ऊपर बेस्ड क्या दे देते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देते होते हैं। और वो आपको ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं वो भी, और वो आपको सॉल्व करने होते हैं, है ना, उनके आंसर अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये जो मेरा सीरीज़ है इसके अंदर आपको लगातार बहुत सारे एक्सट्रैक्ट, कम से कम यहाँ पर 11 एक्सट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे वन बाय वन चैप्टर से रिलेटेड। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि आपको चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा। यू शुड रीड बिटवीन द चैप्टर्स, ओके। तभी आप ये एक्सट्रैक्ट को गैस कर पाएंगे कि कौन से चैप्टर का है, इसका राइटर कौन है, ये सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट हमारे पास हैं अभी और कैसे हम इनकी और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आपको ये एक्सट्रैक्ट इस तरह से दे दिया जाएगा छोटा सा, यू विल हैव टू रीड इट। आपको इनको रीड करना होगा और इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्या रहेंगे, क्वेश्चंस भी रहेंगे। मैं एक कर देती हूँ, फिर आप देखते जाइएगा, है ना। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम द साइड वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing that the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. देखिए, अब हमने पैराग्राफ पढ़ा। अब देखिए, हमको पढ़ के थोड़ा आइडिया लगा कि ये लैंचो नेम आया है, कैरेक्टर। तो ये कौन से चैप्टर से हो सकता है? हमारा फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड से हो सकता है। ये तभी आप गैस कर पाएंगे जब आपने चैप्टर की अच्छे से रीडिंग लगाई होगी। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस क्या है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ये जो ऊपर छोटा सा पैराग्राफ था ये कौन से लेसन से लिया गया है। तो कौन सा लेसन है ये? अ लेटर टू गॉड। फिर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछता है, वेयर वॉज लैंचोज हाउस सिचुएटेड। लैंचो का हाउस किस जगह बना हुआ था? तो उसका जो हाउस था वो ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, मतलब एक छोटी सी पहाड़ी थी, वहां पर उसका क्या बना हुआ था? घर बना हुआ था, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा आप। ये क्रेस्ट वर्ड से, मतलब क्रेस्ट का मतलब होता है कि छोटी सी पहाड़ी के ऊपर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, फ्रॉम द अबव पैसेज विच वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड क्लोजली। आपसे सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं, मतलब पर्यायवाची भी, अपोजिट भी पूछे जा सकते हैं। तो क्लोजली का मतलब क्या है फ्रॉम द चैप्टर? तो देखो, एक लाइन आई थी कि लेंचो अपने फील्ड्स को इंटीमेटली जानता था। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? क्लोजली। इंटीमेटली का मतलब क्या होता है? क्लोजली। तो ये इसका सही आंसर है। चलिए, ये एक्सट्रैक्ट नंबर 2 है, इसको भी पढ़ लेते हैं हम। 10 May dawn bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South Africa soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat for white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial गवर्नमेंट। देखिए, यहाँ साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट, नॉन रेशियल गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों की बातें हो रही है, मतलब नेल्सन मंडेला वाला ये हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया कि बता दो ये लेसन, ये जो पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट जो है, ये कौन से लेसन से है। फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट टेकन। तो ये है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इनकी क्या थी? किताब थी, जिसके अंदर इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है। इन द अबोव टेक्स्ट आई रिफर टू, ये आई कौन है? तो आई, देखो, खुद ने उन्होंने किताब लिखी है, तो ये खुद आई कौन होंगे? नेल्सन मंडेला ही होंगे। ठीक है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, देखो, प्रिटोरिया सिटी का नाम आया था। ठीक है, जोहानसबर्ग में तो वो रहते थे जब वो छोटे थे, ये ध्यान रखना। और प्रिटोरिया में वहां पर सेरेमनी हुई थी, तो प्रिटोरिया में सेरेमनी हुई थी।
एक्सट्रैक्ट नंबर 3, ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, पढ़ लेते हैं इसको भी. आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. Again, ये जो लाइन्स है, ये जो पैराग्राफ है, ये भी कहाँ से लिया गया है? नेल्सन मंडेला जी के चैप्टर से ही लिया गया है कि यहाँ पर ही इसमें बात हुई थी ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, मतलब जो डोमिनेट करता और जो डोमिनेट हो रहा है ना, उसको ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर बोला जाएगा. तो पहले आपसे क्वेश्चन करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ द लेसन. लेसन के राइटर कौन है? विच दिस टेक्स्ट हैज बीन टेकन, जहाँ से टेक्स्ट लिया गया है, तो नेल्सन मंडेला है. नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, वो व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी छीन लेता है, वो उसको क्या बोला गया है? उसको बोला गया है प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, है ना. ये लाइन आई थी, हमने ऊपर पढ़ी थी. प्रिजनर ऑफ हेट्रेड बोला गया है उस व्यक्ति को जो दूसरों की फ्रीडम को क्या कर लेता है? छीन लेता है, ले लेता है. फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबोव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड. वाइड मतलब चौड़ा होता है, तो उसका जो अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा? नैरो. नैरो वाइड का ऑपोजिट होगा, ठीक है. ना दिस इज एक्सट्रैक्ट नंबर 4. आप 2-3 लाइन पढ़ेंगे और यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर है. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेच. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempt to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. देखो सीगल की बात हो रही है. हिज फर्स्ट फ्लाइट वाला जो चैप्टर है वहां से लिया गया है ये लेसन, ये पैराग्राफ. क्वेश्चंस देख लेते हैं हम फटाफट. द वर्ड लिटिल मीन्स, लिटिल का मतलब क्या है? लिटिल मतलब छोटा होता है, तो छोटे का मतलब यहाँ पर देखो क्या, बिग तो हो ही नहीं सकता. वाइड मतलब तो चौड़ा होता है. स्मॉल, बिल्कुल ये हो सकता है. नैरो मतलब तो सकड़ा हो जाएगा, तो स्मॉल जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. What happened when he ran to the brink of the ledge? जब वो वापस से ब्रिंक ऑफ द लेज मतलब जब कूदने के लिए भागता है, तब क्या होता है उसके साथ में? जब जैसे ही वो सी को देखता है, उसको क्या लगता है? डर लग जाता है. तो ही बिकेम अफ्रेड. अफ्रेड मतलब डरना. वो डर जाता है, उसको लगता है वो उड़ नहीं पाएगा, उसको अपने विंग्स पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है. वो वहीं बैठा रहता है, वेट करता रहता है. वेयर डिड ही स्लिप एट नाइट, वो रात को कहाँ सोया था? किस जगह सोया था? ऑन अ ट्री, बिल्कुल नहीं. अंडर द लेज, यस ये शब्द आया भी था पैराग्राफ में, है ना. इन वाटर, ये भी नहीं है. इन हाउस, ये भी नहीं है. ओके, तो सही आंसर क्या है? अंडर द लेज. Extract number 5. The moon coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone. High up above the sleeping countryside, I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch. At 1:30 in the morning, I should call Paris Control soon, I thought. As I looked down past the nose of my aeroplane, I saw the light of a big city in front of me. देखो ये एरोप्लेन की बात हो रही है, डकोटा और ये सब कुछ, फ्रांस, इंग्लैंड. बताओ कौन सा चैप्टर था ये? द ब्लैक एरोप्लेन, राइट. अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना. How was the weather when the pilot started flying aeroplane? जब पायलट एरोप्लेन चलाता है तो उस समय वेदर कैसा होता है? तो देखो उस समय वेदर एकदम क्लियर होता है, ध्यान रखना. क्लियर था एकदम वेदर, ठीक है. फिर बाद में बिगड़ता है वेदर. तो द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम, कहाँ से रिटर्न हो रहा था वो? फ्रांस टू इंग्लैंड, ठीक है. फ्रांस टू इंग्लैंड. फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टैक्स बीन टेकन? ये जो लाइंस दी ऊपर इतनी सारी, पैराग्राफ जो दिया छोटा सा हमको, ये कौन से लेसन से लिया गया है? तो ये कौन सा लेसन है? द ब्लैक एरोप्लेन. द ब्लैक एरोप्लेन. ओके.
ये क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सट्रैक्ट नंबर 6 और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एन फ्रैंक वाले चैप्टर से फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। पहली लाइन से ही पता चल जाना चाहिए आपको रीडिंग करके। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट लाइन है। मैं जब भी ये लाइन पढ़ती हूँ तो मतलब लगता है कि कितनी सच बात कही उन्होंने कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, और सच्ची है। जो पेपर पे आप लिख देते हो वो जितना आपको सुन सकता है इतना पीपल में पेशेंस नहीं होते हैं, वो आपको नहीं सुनेंगे, आपको हमेशा जज करेंगे। सो लेट्स रीड। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माय चिन इन माय हैंड्स, बोर्ड एंड लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब होता है एनर्जी लेस, जिसमें एनर्जी नहीं हो, है ना। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stuff backed notebook grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. तो देखो डायरी वगैरह की बात हो रही है, तो कौन सा लेसन हुआ? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक हुआ। तो फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बीन टेकन? तो ये लिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से, ठीक है। हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, किसके पास ज़्यादा पेशेंस है? ऑब्वियसली पेपर के पास है, ठीक है। विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग? ब्रूडिंग का मतलब क्या है? तो ब्रूडिंग का मतलब होता है थॉटफुल, गहरे सोच विचार में चिंतन करना, है ना। तो ब्रूडिंग का मतलब क्या होता है? थॉटफुल। ब्रूडिंग का मतलब थॉटफुल, याद रखना। चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 7 पे हम आ गए हैं। फिर से ये वही मैं वापस से रीड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमको जल्दी जल्दी करना है कवर। तो writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh, well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना, ये मैं बताऊंगी अभी आपको। तो देखिए फिर से हमारा लेसन तो कौन सा है? वही एन फ्रैंक वाला है। तो आपको पूछ लिया पहला क्वेश्चन की नेम द चैप्टर, चैप्टर का नाम बता दो। तो चैप्टर का नाम क्या बताओगे आप लोग? बताओ मुझे। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक बताओगे। फिर पूछ लिया कि हु इज़ द ऑथर ऑफ फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक? तो खुद ही ने लिखी है डायरी, तो उसने एन फ्रैंक में ही लिखी है डायरी, है ना। 13 साल में उसको डायरी गिफ्ट मिली थी और उसने लिखना स्टार्ट कर दिया था, तो खुद ही राइटर है इसकी। फिर व्हाट डिड एन फ्रैंक टू डू टू टेक थिंग्स ऑफ हर चेस्ट? अब ऑफ हर चेस्ट जो ये शब्द आया था, मतलब जो ये फ्रेज आया था, इसका मतलब पहले समझ लो। ऑफ हर चेस्ट का मतलब होता है कि हमारे दिल की बात, हमारे अंदर जो इतना पेन और इतनी बातें हैं, इतने सीक्रेट्स हैं जो हम किसी को कहना चाहते हैं, वो पूरे अंदर से निकाल के या तो किसी को सुना देना, या जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, एन फ्रैंक ने जो भी उसकी मन की बातें थी, जो भी उसके दिल में था, वो किस पे उतार दिया? पेपर पे उतार दिया, है ना। तो ऑफ और चेस्ट का मतलब होता है हमको हमारी मन की बात किसी से शेयर करना या कहीं पर लिख देना। तो यहाँ पर क्या है कि इसका मीनिंग आपसे पूछा है कि व्हाट डिड एन फ्रैंक डू टू टेक ऑफ हर चेस्ट? ऑफ हर चेस्ट मतलब आपकी बातें, अपनी मन की बातें उतारने के लिए उसने क्या किया? क्या वो सो गई? शी वुड स्लीप अ लॉट? नहीं, ऐसा भी नहीं किया था। शी वुड ईट अ लॉट? उसने बहुत सारा खा लिया था? नहीं। शी वुड प्ले अ लॉट? वो बहुत खेलती थी। तो देखो ये तीनों ही बातें गलत हैं, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? नन ऑफ दिस। क्या लगाएंगे हम? नन ऑफ दीज लगाएंगे, क्योंकि मैंने ऑफ और चेस का मीनिंग आपको अभी बता दिया कि किसी को बातें बताना, है ना, टू शेयर समवन अबाउट योर फीलिंग्स, है ना, सीक्रेट फीलिंग्स या मन की कोई बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक्सट्रैक्ट नंबर 8 देख लेते हैं, नॉट क्वेश्चन। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल एंड pencil. Baking was indeed a profitable profession in the old days. The baker and his family never starved. He, his family, and his servants always looked happy and prosperous. Their plum physique was an open testimony to this. Even today, any person with a jackfruit like physical appearance is easily compared to the baker. Baker की बात हो रही है, तो baker की बात हमने किस में पढ़ी थी? गोवा वाले चैप्टर में, है ना। A baker from गोवा। तो क्वेश्चंस क्या है? वेयर आर द मंथली अकाउंट ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड? मंथली अकाउंट बेकर कहाँ रिकॉर्ड करता था? तो कहाँ करता था? वॉल के ऊपर लिख के चला जाता था इधर, है ना।
ये चीज़ है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। स्टार्व का मतलब क्या होता है? हंग्री। कभी भी हंग्री नहीं रहे, कभी भी भूखे नहीं रहे, मतलब है ना, इसका मतलब ये होता है हंग्री मतलब भूखे नहीं रहना। तो द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्ट बिकॉज, क्यों? क्योंकि जो ये बेकिंग वाला बिजनेस था ये हमेशा कैसा होता था? प्रॉफिटेबल होता था, हमेशा उनको प्रॉफिट ही होता था, तो उनकी फैमिली को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली ऑलवेज स्टार्व्ड। क्या बेकर और बेकर की फैमिली हमेशा भूखे रह जाते थे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो ये लाइन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, गलत हो गई। ठीक है, चलिए एक्सट्रैक्ट नंबर 9 देख लेते हैं। अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू साउदर्न इराक। By then, it had crossed my mind that I should like to keep an otter instead of a dog, and that's Camus Fierna. Wrench by water a stone's throw from its door would be an eminently suitable spot for this experiment. देखिए ऑटर का नाम आ रहा है, तो मिजबिल द ऑटर है ना। मिजबिल द ऑटर के नेम मतलब चैप्टर से ये लिया गया है। तो पहला पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, द ऑथर ट्रैवल्ड, कहाँ गया था ऑथर? इराक, पहली लाइन में लिखा हुआ था। ठीक है, When did the author travel? तो कौन सी ईयर में वो ट्रैवल कर रहा था? तो देखो यहाँ पर 1956 लिखा हुआ था। आपको ये पैराग्राफ पढ़ने भी पड़ेंगे, बहुत इजी पैराग्राफ्स आते हैं और नंबर निकालना बहुत आसान भी होता है। बस थोड़ा सा लेसन की कहानी याद रखिएगा, उनके चैप्टर्स के नेम याद रखिएगा, ऑथर्स के नेम याद रखिएगा, है ना, ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1956 द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, मतलब ऑटर रखना चाहता था किसकी जगह? डॉग की जगह। ठीक है, चलिए 10th एक्सट्रैक्ट। मैडम राइड्स द बस से है ये, है ना, बट फॉर वली, वली का नेम आ गया तो चैप्टर कौन सा हुआ? मैडम राइड्स द बस। But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of these elaborate games other children played. Watching the street gave her many new, unusual experiences. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The side of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for वली। देखो यहाँ लेसन में आपको याद है ना कि वली जो थी उसकी जो लॉन्ग लास्टिंग डिज़ायर क्या थी कि उसको बस में राइड करना था, तो जैसे तैसे पैसे बचा के बस में राइड करने के लिए बैठ जाती है। तो ये वली वाला चैप्टर है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, उसका फेवरेट पास टाइम क्या था? तो क्या करती थी वो? खड़ी हो जाती थी डोर के वहाँ पर और आते जाते लोगों को, पैसेंजर्स को देखती रहती थी बस में, यही उसका फेवरेट पास टाइम था। Then the source of unending joy for Valli was to watch. क्या था उसका unending joy? क्या देखती रहती थी? न्यू पैसेंजर्स को देखती रहती थी, हमेशा बस आती और एक नए सेट ऑफ पैसेंजर्स को बिठा लेती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर। क्या हर घंटे उसकी गली से मतलब बस निकलती थी? बिल्कुल सच है ये, है ना, तो ट्रू हम लगा देंगे यहाँ पर। अब एक्सट्रैक्ट नंबर 11, ये आ गया हमारा द सरमन एट बनारस, क्योंकि पुअर किस्सा गौतमी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पुअर किस्सा गौतमी now went from house to house and the people pitied her and said, "Here is mustard seed, take it." But when she asked, "Did a son or daughter, a father or mother died in your family?" they answered her, "Alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief." तो देखिए ये पुअर किस्सा गौतमी वाली लाइन किस में दी थी? द सरमन बनारस में दी थी। थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा टफ डाला है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द कम्युनिटी, मतलब जिन कम्युनिटी से ये मस्टर्ड सीड, सरसों के दाने मांग रही है मुट्ठी भर, तो वो किस्सा गौतमी को क्या रिस्पॉन्स करते हैं इस अबो एक्सट्रैक्ट में, है ना, ये पूछा है कि द कम्युनिटी रिस्पॉन्ड टू किस्सा गौतमी इन अबो एक्सट्रैक्ट वॉज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम बिफोर। वाई डू यू थिंक दैट वॉज द केस? देखिए जब पहले वो अपने बच्चे को लेके जाती है तो वो लोग क्या कहते हैं कि जाओ तुम बुद्धा के पास जाओ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगा, वो बहुत ज्ञानी है, तो तुम उसके पास जाओ। लेकिन बुद्धा उसको क्या बोलते हैं कि एक कंडीशन है, मैं तुम्हारे बच्चे को अलाइव कर दूंगा, लेकिन तुम ऐसी जगह से मुट्ठी भर के मस्टर्ड सीड लेके आओ जहाँ पर कभी भी क्या नहीं हुई है, डेथ नहीं हुई है। तो ऐसा घर किस्सा गौतमी को कहीं नहीं मिलता और उसको रियलाइज़ होता है कि हम सब क्या है, मॉर्टल है ना, मतलब हम सब कभी ना कभी मरेंगे। तो उसको फिर
समझ में आ जाता है। तो एक तरह से वो क्या कर रहे हैं, वो लोग जो हैं किस्सा गौतमी की क्या कर पा रहे हैं, हेल्प कर पा रहे हैं। दे वर एबल टू हेल्प किस्सा गौतमी इन सम वे दिस टाइम, मतलब उसको समझा पा रहे हैं कि लाइफ कैसे वर्क करती है। जो चीज़ बॉर्न हुई है वो कभी ना कभी मरेगी, ख़त्म होगी, है ना? तो ये चीज़ उसको समझ में आ जाती है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड पुअर। यहाँ पर पुअर का मतलब क्या है? यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पुअर का मतलब है कि बेचारी, मतलब अनफॉर्चुनेट कंडीशन हो गई, मतलब दुर्भाग्यवश उसके साथ ये हो गया कि उसके जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है ना? तो यहाँ पर पुअर का मतलब गरीब नहीं है। हम पुअर कभी कभी इसलिए भी यूज़ करते हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, मतलब लकी नहीं है, बहुत अनलकी है अपनी लाइफ में, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे तो कोई भी लाइफ में, किसी की भी लाइफ में अनलकीनेस नहीं होना चाहिए। वी ऑल आर लकी, क्योंकि हमको लाइफ मिली है ना? तो वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड कि हमको ये गिफ्ट ऑफ लाइफ मिला, और इसको हमको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है, मीनिंगफुल बनाना है, राइट? डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ। तो डीपेस्ट ग्रीफ क्या है उनका? द टोन ऑफ द स्पीकर। यहाँ पर क्या है टोन ऑफ द स्पीकर? देखो, वो लोग क्या कह रहे हैं, क्या हमको हमारे बहुत जो डीप हमारे घाव हैं, जो हमारे दुख हैं, उसके बारे में याद मत दिलाओ। तो इस चीज़ का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब है सॉलम, है ना? मतलब वो उनको भुला नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो लोग तो चले गए, अब ये लोग अकेले रह गए हैं, तो ये ग्रीफ कहीं न कहीं उनके अंदर घर बना के रहता ही है। जब भी उनकी याद आती है, जो लोग हमको छोड़ के चले गए, छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो हमारे दिल से, दिमाग से कभी भी नहीं जाते। हू रॉट द सरमन एट बनारस। सरमन एट बनारस किन्होंने लिखा है? तो हम देखेंगे कि ये किन्होंने लिखा है, बैटी रैंशॉ ने लिखा है, बैटी रैंशॉ ने लिखा है, ओके। सो ये थे हमारे 11 एक्सट्रैक्ट जो मैं आपके लिए लेके आई थी सारे चैप्टर्स से। सो आई होप ये जो इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं आपको बिल्कुल ज़रूर आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। तो ये एक्सट्रैक्ट्स आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा आप चैप्टर की रीडिंग भी लगाइए, अपने टीचर से भी डिस्कस करिए। अब डे बाय डे आपका एग्ज़ाम पास में आता जा रहा है। सो गुड लक एंड प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। प्लीज़ अपना शेड्यूल करिए, अपना टाइम टेबल, कब आपको क्या पढ़ना है। और हमेशा एग्ज़ाम में भी आप क्या करें, जब भी आपके सामने पेपर आता है ना, तो ईज़ी चीज़ को पहले टारगेट करो, क्योंकि जब हम ईज़ी चीज़ कर लेते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। देन आप क्या करिए, टफ़ चीज़ों को करिए, ओके, ताकि आपके पास टाइम इधर अगर आपने पहले ही उनको हंट कर लिया तो क्या होगा, आपके पास टाइम की कमी पड़ जाएगी। तो ये छोटी सी ट्रिक थी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।